और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में बगावत हो गई है और यह बगावत लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रोहिणी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने लिखा है कि पिता लालू यादव को किडनी देने को लेकर उन पर सवाल उठाए गए। 15 नवंबर को रोहिणी ने नम आंखों से पिता का घर छोड़ा और 16 नवंबर को एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी फैला दी और काफी भावुक होते हुए रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी ने अपना दर्द बयां करते हुए सभी बहन बेटियों को संबोधित किया और कहा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई या उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस पोस्ट में रोहिणी ने न सिर्फ तेजस्वी पर प्रहार किया बल्कि उनके दोस्त और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। तो किडनी के मुद्दे को लेकर रोहिणी ने बहुत लंबा पोस्ट लिखा जिसमें गुस्सा भी दिख रहा था और किडनी देने का पछतावा भी नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने बहन बेटियों को संबोधित करते हुए यह भी लिखा कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से मैंने अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिससे आज गंदा बता दिया गया है। वो आगे लिखती हैं, आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो ये बातें रोहिणी ने लिखी हैं और इससे पहले रोहिणी ने एक और भावुक पोस्ट किया था और उस भावुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। उन्होंने ये भी लिखा कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। वो आगे लिखती हैं, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो ये जो अंदरूनी कलह है परिवार की वो खुलकर सामने आ चुकी है। रोहिणी आचार्य दोनों सोशल मीडिया पोस्ट में बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। 15 नवंबर को रात में घर छोड़ते वक्त भी वो काफी दुखी दिखी और जाते जाते तेजस्वी और संजय यादव को आड़े हाथों लिया उन्होंने। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य गुस्से में थी और रात में ही घर छोड़ दिया। बाहर निकली तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी और उनके सलाहकार दोस्त संजय पर गंभीर आरोप लगा दिया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको, जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने आरोप लगाया कि हार की जिम्मेदारी न तो संजय ले रहे हैं और न ही कोई और। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो रोहिणी का दर्द सामने आने के बाद भाई तेज प्रताप भड़क उठे। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की ओर से जारी एक पोस्ट में लिखा गया कि इस घटना ने झकझोर दिया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने भी लालू राबड़ी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी पोस्ट में लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके, आरोप लगाया कि चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। लालू परिवार में इस कलह पर जेडीयू ने सवाल किया। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? लालू परिवार के झगड़े पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और
संकेत अच्छे नहीं। संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। सवाल है कि जब भाई बहन के बीच झगड़ा सुलझ गया था तो अब इस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल रहे थे और यहीं से विवाद बढ़ गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा कि तुम बहुत खुश रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा कि माता पिता के सामने तुमने जैसा व्यवहार किया है वो मेरे दिल से बद्दुआएं निकालने का काम कर रहा है, और जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो अभी और देखना तुमको मेरी बद्दुआ लगेगी। सूत्रों के मुताबिक जब रोहिणी और तेजस्वी में तीखी बहस हो रही थी तो उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तो लालू यादव और राबड़ी देवी भावुक थे, वहीं सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ दिखी। लेकिन सवाल है कि जब रोहिणी ने तेजस्वी की सीट और एक दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और प्रचार करने नहीं गई तो फिर तेजस्वी हार का ठीकरा रोहिणी पर क्यों फोड़ रहे हैं। जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आज वो खुद के परिवार के अंदर न्याय नहीं कर सके, इसको बिहार की जनता देख रही है। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई, जिसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है। मामा साधु यादव ने लालू परिवार से एकजुट होने की अपील की। जिससे गांव में कहावत है ना कि गांव फूटे तो जवार लूटे और घर फूटे तो गंवार लूटे, इसलिए सबको एक होना चाहिए। इस विवाद पर जब आरजेडी से सवाल किया गया तो पार्टी प्रवक्ता ने कहा, परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। तो ये पारिवारिक धमाका आपने देखा। अब दिल्ली कार धमाके की बात करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे आज जो जांचें आगे बढ़ रही है उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब उमर के आतंकी रूट मैप का खुलासा हुआ है। सैकड़ों सीसीटीवी वीडियो खंगाले जाने के बाद यह पता चला है कि कैसे आतंकी उमर मौत का सामान लेकर दिल्ली के चक्कर काट रहा था। लाल किले के पास ब्लास्ट से पहले मौत का सामान लेकर आतंकी उमर 13 दिन से दिल्ली में घूम रहा था। विस्फोटक से भरी कार लेकर आतंकी उमर दिल्ली के सबसे पॉश और संवेदनशील इलाके इंडिया गेट गया। इसके बाद वो कर्तव्य पथ पर भी गया। आतंकी उमर विस्फोटक भरी कार लेकर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके कनॉट प्लेस गया और रेल भवन की भी उसने रेकी की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मयूर विहार, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर आतंकी उमर लुटियन जोन में भी कार लेकर घूमता रहा। 13 दिनों तक आतंकी उमर ने दिल्ली की अच्छे से रेकी की और फिर मौका पाकर उसने लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर कार में ब्लास्ट कर दिया। दिल्ली को दहलाने वाले, बेगुनाहों को मारने वाले आतंकी उमर की तस्वीर को भी देखिए। धमाके के पहले की ये वो तस्वीर है जब आतंकी उमर दिल्ली में बेखौफ घूमता दिखा था। आतंकी उमर ने जिस i20 कार से दिल्ली में ब्लास्ट किया उससे लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। ब्लास्ट वाली उसी i20 कार का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें वो कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी नजर आई है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का एक ताजा वीडियो सामने आया जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। ये वीडियो 30 अक्टूबर का है जब i20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2025 को i20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी। 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर कार यूनिवर्सिटी के कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 29 अक्टूबर शाम 8:18 पर इस कार को हॉस्टल एरिया में खड़ा देखा गया और फिर अगले दिन 30 अक्टूबर को कार सुबह 7:30 बजे पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 30 अक्टूबर को ही दोपहर 2:41 पर कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि यूनिवर्सिटी में कार लेकर उमर आया था या फिर कोई और कार चला रहा था। तो अब तक की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें लग रहा है कि आतंकियों की साजिश बड़ी गहरी थी, क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अब सनसनीखेज सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं।
कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर दिल्ली और हरियाणा पुलिस, सभी के सामने ब्लास्ट वाली कार की गुत्थी सुलझाना अभी भी पहेली है, क्योंकि इस कार को 7 बार खरीदा गया, 7 बार बेचा गया, लेकिन असल में कार किसकी थी और ब्लास्ट के समय कार में कौन सवार था, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। कार की इसी पहेली को सुलझाने में जम्मू कश्मीर पुलिस अब जी जान से जुट गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में पुलिस ने कई टीमें बनाकर कार डीलरों के यहां छापा मारा और गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की। ये जांच इसलिए भी की गई है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ वो कार फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करके कई बार खरीदी गई थी। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करने के लिए हरियाणा पुलिस की भी एक टीम नूह पहुंची। नूह की हिदायत कॉलोनी में पुलिस ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जांच की। दिल्ली ब्लास्ट केस का असली खुलासा तभी होगा जब पुलिस इन डॉक्टर्स को फंड करने वाले लोगों का पता लगाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि इन डॉक्टर्स के पास हथियार और विस्फोटक खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा था। डॉक्टरों का चोला ओढ़कर देश को दहलाने की साजिश रच रहे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट की जांच भी जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। दावा है कि ये पैसे जैश के हैंडलर की तरफ से भेजे गए थे। हवाला के जरिए जैश ने आतंकी गतिविधियों में शामिल इन डॉक्टरों तक पैसे पहुंचाया, जिसके बाद करीब 3 लाख रुपए इन डॉक्टरों ने फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए। खबर है कि पैसों को लेकर डॉक्टर उमर और शाहीन के बीच विवाद भी हुआ था। जानकारी मिल रही है कि आतंकी मेवात के एक एजेंट के जरिए हवाला नेटवर्क के संपर्क में आए थे। एजेंट ही इनको टेरर फंडिंग के लिए हवाला से आ रहे रुपए लाकर मुहैया कराता था, जिससे ये हथियार और विस्फोटक खरीद रहे थे। पुलिस संदिग्ध डॉक्टर्स के टेरर फंडिंग का पता लगा रही है, तो जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियों को कई और अहम सुराग भी हाथ लग रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल यूनिवर्सिटी से एक साथ छुट्टी लेते थे और इनको छुट्टी मिल भी जाती थी। ये ऐसा खुलासा है जिसने पूरी जांच को ही एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती, लेकिन डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल को बिना नोटिस के कई महीनों की छुट्टियां मिलती थी। वो वापस आते थे और फिर उन्हें ड्यूटी पर रख लिया जाता था। ये ऐसा खुलासा है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस जांच का विषय है कि दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी की संलिप्तता थी कि नहीं, लेकिन इस घटना से इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर चरम पर है। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा है। शुक्रवार रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट की जांच अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर बारूद की जांच करते समय बारूद में ब्लास्ट कैसे हुआ। धमाके की जांच के लिए सीएफएसएल, एनआईए, एनएसजी की टीमें श्रीनगर पहुंची और नौगाम पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कुलगाम पुलिस ने तो जिले की केमिकल और खाद्य दुकानों में भी जांच की और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि अमोनियम नाइट्रेट और संवेदनशील रसायन की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें। गौरतलब है कि नौगाम थाने में फरीदाबाद से मिले विस्फोटक को जब्त करके जांच के लिए लाया गया था, लेकिन शुक्रवार को विस्फोटक का सैंपल लेते समय विस्फोटक में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। जांच टीमें अब ये पता लगा रही हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक और नौगाम थाने लाए गए विस्फोटक एक थे या दोनों विस्फोटक अलग अलग थे। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर भले ही बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सहयोगी दलों ने साफ कर दिया है कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार। एक इंटरव्यू के दौरान जब एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चिराग पासवान से अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये गठबंधन की फिर वही भीतर वाली बातचीत है। मुझे नहीं पता कोई और प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा,
बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई इफ बट नहीं है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझको बात समझ में नहीं आती। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद ही सरकार गठन की कवायद तेज की जाएगी। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं जेपी नड्डा, ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गृह मंत्री से मिले। बिहार में प्रचंड जीत के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। नई सरकार का गठन उसके पहले हो जाना है, इसलिए सूत्रों के माने तो बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किसी वक्त कर सकती है और सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले वर्तमान विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तय सीमा पे हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार का स्वरूप आखिर कैसा होगा। इसे लेकर पटना के सियासी कॉरिडोर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले दौर की जो बातचीत है वो पूरी हो चुकी है। इस बातचीत में मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। फॉर्मूले के मुताबिक 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का बंटवारा होगा और इस फॉर्मूले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब पटना वापसी के बाद वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसी तरह चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी आज देर शाम तक दिल्ली में रहेंगे और यहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होगी। सूत्र बता रहे हैं कि कल ही जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जा सकती है और 18 नवंबर तक एनडीए का नेता चुनने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी बयान आया है। उन्होंने जीत को अप्रत्याशित बताते हुए बिहार की जनता का आभार जताया है। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। यूपी के गोरखपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 मंजिला बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति के झुलसने से मौत की खबर है। आग इतनी तेज फैली कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थी मंजिल तक इमारत का हर हिस्सा धधक उठा। इस बीच सूचना मिलने पर दमकल की 4 से 5 टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग का दायरा इतना ज्यादा था कि फायर फाइटर्स को भी आग पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ने आग से बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। वहीं हादसे में बैंक्वेट हॉल में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। ये हादसा गोरखपुर तारामंडल रोड पर मौजूद नौका विहार के पास हुआ। फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बड़ा हादसा हो गया। एक डंपर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्षतिग्रस्त हुई कार की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था। तेज रफ्तार डंपर ने सामने से कार को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही 3 लोगों की जान चली गई। हादसा जम्मू कश्मीर के बडगाम के रिंग रोड पर हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दर्दनाक हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के वसई से परेशान कर देने वाली एक खबर सामने आई है, वो हम दिखाते हैं आपको, जहां पर स्कूल 10 मिनट देर से पहुंचना छात्रा की जिंदगी पर भारी पड़ गया। आरोप है कि लेट पहुंचने की वजह से टीचर ने उसे वो सजा दी जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल मासूम छात्रा हर दिन की तरह 8 नवंबर को भी स्कूल गई थी,
लेकिन उस दिन वो 10 मिनट के लिए लेट हो गई, जिस पर टीचर का पारा हाई हो गया और उसे स्कूल बैग के साथ 100 उठक बैठक करने की सजा सुना दी। टीचर के डर से मासूम ने उठक बैठक तो लगा दी, लेकिन घर लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। कई दिन तक मासूम का अस्पताल में इलाज चला, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो मुंबई रेफर किया गया। लेकिन टीचर के 3rd डिग्री टॉर्चर का शिकार मासूम दोबारा उठ नहीं सकी और आखिरकार बाल दिवस के दिन यानी 14 नवंबर को उसकी सांसों की डोर टूट गई। वहीं अब इस मामले पर राजनीति जोर पकड़ रही है। घटना से आक्रामक महाराष्ट्र नव निर्माण सेना संबंधित स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। साथ ही उठक बैठक कराने वाले टीचर पर कार्रवाई होने तक ताला न खोलने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज का सम्मान का बड़ा मुद्दा है। अब इस मुद्दे को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भुनाने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीर नवी मुंबई से सामने आई। पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए अमित ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक पहुंच गए और जबरन इस प्रतिमा का अनावरण कर दिया। दरअसल नवी मुंबई के नेरुल क्षेत्र में कई महीने पहले ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसका अनावरण अब तक नहीं किया गया था, जिसको लेकर अमित ठाकरे में गुस्सा था और उन्होंने जबरदस्ती अनावरण कर दिया। अमित ठाकरे को पता है कि ऐसा करने से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन इसके लिए वो तैयार हैं। मला वाटतं की माझी पहिली राजकीय केस किंवा जे काय ती महाराजांसाठी असेल तर मला खूप आनंद होईल त्याचा। ये प्रतिमा कपड़े से ढकी गई थी, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी का अपमान बताया। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। आज सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और इस प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों से उन्होंने संवाद किया। प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया और तैयारियों को भी परखा। पीएम मोदी ने कर्मचारियों से संवाद करते हुए पूछा, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तय समय से पूरा तो हो रहा है ना? आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बुलेट ट्रेन का सूरत और नवारी के बिलीमोड़ा के बीच ट्रायल रन शुरू होना है, जिसके लिए तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बीच कुल 12 स्टेशन हैं। दावा है कि पूरा काम साल 2028 तक पूरा हो जाएगा। गुजरात से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां पर अमरेली जिले के गांव में शेरों ने आक्रमण कर दिया और शेरों ने काफी देर तक गांव में कोहराम मचाए रखा। एक नहीं, दो नहीं, 5 शेरों के झुंड ने गांव में एंट्री ली। जैसे ही गांव में घूम रहे जानवरों की नजर जंगल के राजा शेर पर पड़ी, जानवरों में भागम भाग मच गई। गांव में जानवर खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन शेर तो शेर है। उसने एक बछड़े को सबसे पहले अपना शिकार बनाया और उसके बाद एक और जानवर उसका निवाला बना। बछड़े का शिकार कर शेरों का झुंड गांव के अंदर पहुंचा। जहां जहां शेर जाते वहां अफरा-तफरी मच जाती। सीसीटीवी में कोई इंसान नहीं दिखा, लेकिन जानवरों के लिए इन खूंखार शेरों से बचना मुश्किल हो गया। जानवर करते भी तो क्या करते, एक से बचते तो दूसरा आ जाता और दूसरे से बचते तो तीसरा सामने। काफी देर तक गांव में रहने के बाद शेर वहां से हाईवे की तरफ निकल गए। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को लेकर ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। आगरमालवा में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए इंदर सिंह परमार ने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बता दिया था। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं। गलती से त्रुटि से बयान मुंह से निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। लेकिन कांग्रेस ने उनके बयान की कड़ी निंदा की और मंत्री जी की इतिहास की समझ पर सवाल उठाया। आपको अगर इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य, जो कि उच्च शिक्षा विभाग आपके हाथों में है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। विवाद बढ़ने के बाद इंदर सिंह परमार ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन इस पर विवाद थमता नजर नहीं आया। यूपी के सोनभद्र में पत्थर की खदान धंसने से हुए हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूरों के दबे होने की आशंका के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया है। यह हादसा तब हुआ जब बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र के खदान का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक कर गिरने लगा। आशंका जताई गई कि ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल करने के दौरान पहाड़ी दरकी, जिसके बाद बड़े बड़े पत्थर गिरे और उसके नीचे मजदूर दब गए।
घटना के बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम तेज किया गया। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए 7 पोकलेन मशीनें मंगवाई गई। कल रात्रि से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। हालांकि मलबा काफी भारी और ऊंचाई से गिरा, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में आखिरी दिन कई दिग्गजों के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई और 3 राज्यों से होकर गुजरी। पदयात्रा का आखिरी दिन बेहद खास रहा। यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मथुरा पहुंचे। यात्रा में कुछ दूर चलने के बाद सीएम मोहन यादव धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हाईवे पर बैठ गए और खाना खाया। इनके अलावा वृंदावन में आयोजित सभा में जगतगुरु रामभद्राचार्य और मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य समेत कई साधु संत पहुंचे। यात्रा के समापन के मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा, विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाए। यात्रा का अंतिम दिन बेहद भव्य रहा। भक्तों के जयकारे, भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों की धुन से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। महाराष्ट्र के नासिक में गोविंद नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क के किनारे एक संदिग्ध बॉक्स पड़ा दिखा। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए। संदिग्ध बॉक्स की खबर तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। आसपास के इलाके को घेर लिया गया और फिर छानबीन शुरू की गई। इस बीच बम स्क्वाड का एक सदस्य पूरी तैयारी के साथ संदिग्ध बॉक्स के पास पहुंचा और उसकी जांच की। जांच के दौरान बॉक्स में जन्मदिन की पार्टी में इस्तेमाल होने वाले पटाखे निकले, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल दिल्ली धमाके के बाद डर का माहौल है और यही डर नासिक के लोगों में उस वक्त दिखा जब उन्हें संदिग्ध बॉक्स के बारे में पता चला। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके बाद वो रेलिंग से टकरा गई। पिता पुत्र तो वहीं गिर गए, लेकिन बाइक करीब 100 मीटर तक हाईवे पर ऐसे चलती रही। कुछ देर हाईवे पर चलने के बाद बिना ड्राइवर के बाइक सीधे एक ढाबे में जा घुसी। वो तो वक्त रहते स्थानीय लोग दौड़कर आ पहुंचे, नहीं तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसा हापुड़ दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर हुआ।